नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान के हमलों के बाद अब पीछे हटने लगे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल भी पीछे हटने लगा है। लेकिन इधर बीच इसराइल पर उत्तरी इसराइल में ईरान के हमले जारी हैं और इसराइल की तरफ से बेरूत के रिहायशी इलाकों में हमले की खबर आ रही है। इधर अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के एक अस्पताल पर हमला किया है। लेकिन इधर बीच ईरान ने सीधे सीधे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है, न तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर कोई कंट्रोल के लिए और न ही पावर प्रोजेक्ट्स पर हमले रोकने के लिए या हमले करने के लिए। चूंकि कल ईरान की जो अमेरिका ने डेडलाइन दी थी वो आज सुबह ख़त्म होने वाली थी। डेडलाइन इस बात की दी थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली नहीं करता है ईरान तो ईरान के पावर प्लांट्स पर भीषण हमले करेगा अमेरिका। लेकिन डेडलाइन ख़त्म होने से पहले ही बैकफुट पर आ गए डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने कहा अभी हम 5 दिन की और मोहलत दे रहे हैं क्योंकि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी तरह की किसी लेवल की कोई बातचीत नहीं हुई है, ना तो नेताओं के बीच में और ना ही डिप्लोमेट्स के बीच में। अमेरिका के साथ पूरी तरीके से खारिज किया है इस बातचीत को ईरान ने, जिसका दावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 48 घंटे की डेडलाइन के बाद उनको पता था कि अगर वो हमला करते हैं तो ईरान ने भी कहा था कि जहां जहां अमेरिका के या अमेरिकी कंपनियों के पावर प्लांट्स चल रहे हैं वहां वहां हमला होगा। अपने को बचाने के लिए, फेस सेविंग के लिए किस तरीके की वो बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में झूठे साबित हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन ये बात मानी जा सकती है अमलेंदु जी की किस तरीके से बैकफुट पर ही नहीं, एक तरह से कहा जाए तो पूरा ये लड़ाई हार चुके हैं। और ये इस बात की घोषणा है डोनाल्ड ट्रंप ने जो 5 दिन इसको और बढ़ाने की बात कही है। हाँ समीर जी, 5 दिन उन्होंने और बढ़ाने की जो बात कही है ये हारने का एक संकेत है और वो हारने के कगार पे पहुंच चुके हैं और बिल्कुल और इसको स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं। इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ देशों के माध्यम से वो चाहते हैं कि ईरान जो है वो निकलने का रास्ता दे दे, सम्मानजनक जो है विदाई उनकी वहाँ से उस रास्ते से दे दे। लेकिन ईरान जो है वो कोई भी रास्ता देने को तैयार नहीं है। लेकिन इस पे हम चर्चा करने समीर जी पहले कुछ बड़ी खबरें अभी तक की जो है इस समय की वो हम बता देते हैं अपने दर्शकों, फिर जो सारी और चर्चाएं इस पे आएंगे। ट्रंप ने क्या कहा, ट्रंप का ईरान ने क्या जवाब दिया, किस तरीके से 2 टूक कह दिया, झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, ये सारी बातें भी हम लोग बताएंगे। लेकिन जो कुछ बड़ी खबरें इस समय चल रही हैं उनको एक बता देते हैं। एक तो जो आज मंगलवार को इसराइल पर जो है ईरान ने मिसाइलों की नई लहर से हमला किया है और ये ट्रू प्रॉमिस 4 की 75वीं लहर जो है ये किया गया। ट्रू प्रॉमिस ये जो अभियान चलाया है ईरान ने उसका नाम दिया है, उसका नाम दिया है। और ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद हुआ जिसमें ट्रंप ने कहा था कि बातचीत को बहुत अच्छा बदला, युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत को बहुत अच्छा बताया था। लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया कि कोई बातचीत नहीं चल रही है। लेबनान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि मंगलवार को इजराइल ने रात भर बेरूत के दक्षिणी उपनगरों के 7 इलाकों को निशाना बनाया। अल जजीरा अरबी की रिपोर्ट के अनुसार लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण में एक कस्बे बेचा मोन में कम से कम 2 लोगों की जान चली गई और 5 अन्य घायल हो गए। सेमाफोर ने सोमवार को एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अमेरिका ईरान पर अपने हमले जारी रखेगा। हमलों में यह रोक केवल तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों पर ही लागू होगी। एक एजेंसी की खबर के अनुसार इराक के पश्चिमी प्रांत अनवार में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के ठिकाने को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 10 लड़ाके मारे गए, जिनमें अनवार ऑपरेशंस कमांडर भी शामिल थे और 30 अन्य घायल हो गए। एक समाचार एजेंसी के अनुसार कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायली बसने वालों ने लगातार 30 रात हमला किया और उन्होंने नबलस के दक्षिण स्थित जातारा सैन्य चेक पॉइंट के पास वाहनों पर हमला किया। सऊदी अरब ने बताया है कि उसने रात भर कई घंटों तक हुई घुसपैठ के दौरान देश के पूर्वी हिस्सों में उस पर कम से कम 20 ड्रोन से एक ही लहर में हमले किए गए, जिसको उसने रोक दिया। वहीं कुवैत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों की जानकारी दी है और बहरीन में सायरन बजाए गए हैं। ईरान में युद्ध के कारण दुबई, दोहा, अबू धाबी जैसे मध्य पूर्व के प्रमुख हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा है, जिससे वैश्विक यात्रा पूरी तरह से प्रभावित हुई है और कई हजारों यात्री फंस गए हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति का कहना है इस युद्ध के चलते उड़ानें जो हैं वो स्थगित करनी पड़ेंगी और तेल के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, हवाई यात्रा के दाम बढ़ सकते हैं। ये इस समय की समीर जी कुछ बड़ी खबरें थी। जी बिल्कुल, तो ये इस समय की ये बड़ी खबरें ये है कि ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं
उत्तरी इसराइल पर, और वहीं लेबनान के बेरूत में इसराइल ने हमले किए हैं, वहाँ के एक रिहायशी बिल्डिंग पर, इमारत पर हमले किया है, यानी एक अपार्टमेंट में हमले किए हैं जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है। ये जो हमले लगातार हो रहे हैं रिहायशी इलाकों में या फिर जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर, सार्वजनिक स्थलों पर, ये हमले लगातार इसराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं। ताज़ा तरीन क्या कुछ घटनाक्रम है अमरेंदु जी, जो अमेरिका ने ईरान के किसी अस्पताल पर हमला किया है? हाँ समीर जी, एक अस्पताल पे हमला किया है और उसका नाम है अली खामेनेई अस्पताल ये है, और इमाम अली अंदिमेश्क अस्पताल ये जो है इस पे हमला किया है, और ये अब आउट ऑफ सर्विस हो गया है। उसके विजुअल्स भी हैं हम लोगों के पास, चाहे तो वो विजुअल्स हम लोग देख सकते हैं कि वो विजुअल्स जो हैं किस तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं समीर जी, और उसमें अस्पताल का पूरा विजुअल जो है वो दिखाया गया है कि किस तरीके से अस्पताल पे हमला हुआ, उसके बाद स्थिति जो है वो क्या है ये समझ में आ रहा है। पहले इसराइल वहां पर गांधी हॉस्पिटल पर हमला कर चुका है, ये राजधानी तेहरान के अस्पताल और स्कूलों पर हमले हो रहे हैं लगातार। तमाम जगह आलोचना होने के बावजूद अस्पतालों और जो स्कूल हैं उस पर हमले हो रहे हैं, और यहाँ तक कि अमेरिका भी लगातार हमले कर रहा है। इसराइल तो कर ही रहा है, अमेरिका की तरफ से भी ये हमले हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो चर्चित 168 बच्चे जिसमें मारे गए थे उस स्कूल में, उस पर भी हमला अमेरिका की तरफ से किया गया था, और अब ईरान में एक अस्पताल में हमला किया गया है, वो भी अमेरिका की तरफ से। ये जो हमले की जो खबरें आ रही हैं लगातार, ये कहीं न कहीं, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है, ये अमेरिका की या कहें कि ट्रंप की बौखलाहट को दिखा रहे हैं कि किस तरह सार्वजनिक स्थलों पर, अस्पताल और स्कूल जैसी जगहों पर वो हमले कर रहा है। बिल्कुल समीर जी, अस्पतालों पर स्कूल कर रहा है, और जो वहाँ के एक अधिकारी हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग जो है, उसने आपातकालीन सेवा के प्रमुख जो है वहाँ के, उनका एक वीडियो वक्तव्य जारी किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि ईरान में 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद मारे गए शिशुओं की संख्या बढ़कर अब 208 हो गई है। जाफर मियाँ दफर जो हैं वो वहाँ के आपातकालीन सेवा के प्रमुख हैं, उन्होंने बताया कि इनमें से 168 बच्चे जो हैं वो तो अकेले मीनाव शहर में ही जो लड़कियों के स्कूल पर जो अमेरिकी हमला हुआ था उसमें शहीद हो गए थे, और उनमें से 13 बच्चों की उम्र जो थी वो 5 साल से कम थी, जिनमें 3 दिन का एक नवजात शिशु भी शामिल था। और ईरानी सरकार के अनुसार अब तक पूरे प्रदेश में 1500 से अधिक आम नागरिकों की जान जा चुकी है। मियां दफर ने यह भी बताया कि युद्ध के दौरान स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी लगभग 318 इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 49 आपातकालीन केंद्र, 186 स्वास्थ्य केंद्र, 40 अस्पताल शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए अस्पतालों में से लगभग 12 अस्पताल अब काम नहीं कर रहे हैं। ये वहाँ की सरकारी जो है वो सूचना है ईरान की तरफ से। बिल्कुल, तो वहाँ पर अस्पतालों और स्कूलों में किस तरीके से ये हमले हो रहे हैं ये बता रहा है। 1500 से ज़्यादा आम लोग मारे गए हैं इस लड़ाई में ईरान में, और ये हमले किए गए हैं इसराइल और अमेरिका की तरफ से। वही जो अब नई खबरें आ रही हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे ये लड़ाई रोक दी जाए, लेकिन लड़ाई रोकने की बात वो तमाम देशों के जरिए कोशिश करा रहे हैं कि ईरान रोक दे, खुद भी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन कल का जो बयान उनका रहा, और आप सबको ये इंतजार था अमलेंदु जी की, 48 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। कई जगहों पर हम ये खबरें भी देख रहे थे, कई जो मीडिया चैनल हैं उन जगहों पर, कि ये अब 48 घंटे का ये समय जो है वो ईरान के लिए बड़ा खतरनाक है, बड़ा घातक है। ईरान अब इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन ईरान पहले ही कह रहा था कि हम ये जो भी हमले होंगे उनका मुंहतोड़ जवाब देंगे, और आखिरकार डेडलाइन खत्म होने से कई घंटे पहले ही पलट गए, यू टर्न ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बिल्कुल यू टर्न ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन इस यू टर्न लेने के बाद भी उनकी बातें जो है वो हैं शातिर ही समीर जी। यू टर्न लिया है, लेकिन जो वहाँ का मीडिया है अमेरिका का और वहाँ के तमाम सीनेटर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हार से बचने का एक जो है फेस सेविंग जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन चर्चाएं ये भी हैं कि इसके बहाने ट्रंप जो हैं वो समय लेना चाहते हैं थोड़ा सा, ताकि फिर वो हमला कर सकें ईरान के ऊपर, बड़ा हमला कर सकें, और ईरान जो है पलटकर उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, उनके जो सैन्य अड्डे उन पर अभी हमले ना करे। इसलिए ये उन्होंने इस तरीके का समय लिया है, ये समझ में आया। तो ट्रंप ने कल समीर जी जो एक बातचीत की, एक मतलब मीडिया से लोगों से जो बातचीत की, उसमें उन्होंने कहा कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उस पर साझा नियंत्रण होगा। शायद मैं और जो भी अगले आयतुल्लाह होंगे दोनों का इस पर नियंत्रण होगा। जो भी अगले आयतुल्लाह होंगे, यानी उनको नहीं मान रहा है, मुस्तफा नहीं मान रहा है,
ईरान में सर्वोच्च नेता को अयातुल्ला कहा जाता है, ये साफ तो समझा जाता है। और उन्होंने ट्रंप ने दावा किया कि मध्य पूर्व में चल रहे टकराव को पूरी तरह से खत्म करने को लेकर बातचीत अभी हुई है। यानी जो ईरान की शर्त है कि ये पूरी तरीके से खत्म होगा, ये ट्रंप कहना है कि इसको लेकर बातचीत हुई है, ये उनका कहना है। और इस बीच जो अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय व्हाइट हाउस, उसने ईरान के साथ संभावित बातचीत को लेकर जो कयास हैं उनको शांत करने की कोशिश की है। और व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उन्होंने बीबीसी को दिए एक बयान पे कहा कि ये संवेदनशील कूटनीतिक चर्चाएं हैं और अमेरिका प्रेस के माध्यम से बातचीत नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि ये एक अस्थिर स्थिति है और बैठकों को लेकर लगाए जा रहे कयासों को तब तक अंतिम नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि व्हाइट हाउस इसकी औपचारिक घोषणा ना कर दे। लेकिन इसका ज़बरदस्त तरीके से जवाब जो है समीर जी, वो दिया है ईरान ने। एक बार पहले ट्रंप को भी सुन लेते हैं, क्या कहा उन्होंने जब वो प्रेस से वार्ता कर रहे थे। तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, उनको हम लोग सुनेंगे, लेकिन ईरान ने इसका जवाब बहुत एक दिया है और सीधे सीधे कहा है कि कोई बातचीत नहीं हुई है ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में। हॉर्मुज़ पर कंट्रोल, एक साझा कंट्रोल की भी बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। यानी अपनी तरफ से ही धमकी भी दे रहे हैं, हमले की बात कर रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, फिर पलट भी जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारी बातचीत हो रही है। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि हमारी तो कोई बातचीत ही नहीं हुई है, तीसरा पक्ष उसमें इन्वॉल्व ही नहीं। हाँ, तीसरा पक्ष उसमें कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। और ये किन से बात कर रहे हैं कि भाई वो बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं ईरान में, उनसे बात हो रही है। हाँ। तो कौन सम्मानित व्यक्ति है भाई जिससे बात हो रही है? रजा पहलवी से कर रहे हैं। हाँ, रजा पहलवी से बात कर रहे हो, ये हो सकता है रजा पहलवी से बात कर रहे हो तो उनको सम्मानित समझते हो, तो रजा पहलवी से बात करके कह देंगे रजा पहलवी ने कह दिया, ईरान ने सरेंडर कर दिया और हमने जंग खत्म कर दी। ये भी कह सकते हैं। बहरहाल ये उनका अपना मामला है। लेकिन इसको लेकर समीर जी, जो जवाब दिया है ईरान का जो केंद्रीय सैन्य मुख्यालय है, एक तो उसने जवाब दिया है और दूसरा जो खतम अल अनबिया है उसने जवाब दिया है। जो ईरान का केंद्रीय सैन्य मुख्यालय है उसने साफ तौर पर कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का समझदारी भरा नियंत्रण इतना मजबूत है कि वहां हमें खदानें बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तो पहले उसने स्पष्ट किया। दूसरा उसने कहा कि इसका प्रबंधन केवल क्षेत्रीय देशों के सहयोग से किया जाना चाहिए, ना कि उन देशों द्वारा जो हजारों किलोमीटर दूर हैं। यानी इसमें खाली देशों की तो सहभागिता होगी, लेकिन इजराइल और अमेरिका की कोई सहभागिता इसमें नहीं होगी, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा। इधर जो खातम अल अलविया है उसके प्रवक्ता जो हैं उन्होंने बहुत तगड़ा इसका जो है प्रतिवाद किया है और उसको ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया है। और उनका कहना है कि इस ईरान का इस्लामी गणराज्य पर्शियन गल्फ क्षेत्र और ओमान के क्षेत्रीय जल में पूर्ण अधिकार के साथ पहल करता है और हॉर्मुज जलजमू मध्य को अत्यंत बुद्धिमानी और शक्ति के साथ नियंत्रित करता है। इसलिए अपने पर्याप्त प्रभुत्व और शक्ति के कारण पर्शियन गल्फ में बारूदी सुरंगें बिछाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और हम सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकतानुसार हर संभव उपाय का उपयोग करेंगे। सशस्त्र बल अमेरिकी जायोनी दुश्मनों पर अपना प्रभुत्व जमाते हुए इस क्षेत्र के देशों के सहयोग से पर्शियन गल्फ की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं और इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार गैर क्षेत्रीय देशों को नहीं है। ये साफ तौर पर उसने कहा है समीर जी। जी बिल्कुल। तो ये चूंकि ये खबरें आ रही थी कि वहां पर ईरान ने हॉर्मुज में समुद्र के भीतर ही बारूदी सुरंगें बना रखी हैं, ऐसा कर रखा है, बहुत सारी चीजें कि वहां पर, लेकिन उस पर जो एक मजबूती के साथ नियंत्रण है वो पहले से ही है और उसी को उन्होंने कहा है कि हमें बारूदी सुरंग बिछाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही हमारा कंट्रोल उस पर बहुत मजबूत है और उस पर किसी भी तरीके का जो कंट्रोल है उसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसको जवाब देने के लिए पूरी व्यवस्था पहले से ही है। यही वजह है कि वहां हिम्मत नहीं पड़ रही है अमेरिका की भी और इस्राइल की तो खैर पड़ ही नहीं रही है। दूसरी ओर ट्रंप दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि आप लोग करिए, आप लोग कोशिश करिए कि ये इस स्ट्रेट को खोल दे जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रखा है ईरान ने। तो बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति है कि आखिर ईरान ने किस तरीके से इन दोनों परमाणु संपन्न देशों को घुटनों पर ला दिया है, झुका दिया है और बार बार पीछे हट रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो इस्राइल के प्रधानमंत्री है बेन्यामिन नेतान्याहू। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंदु जी, कल जब यू टर्न लिया है तो एक बार फिर हैरान रह गए नेतान्याहू। उन्होंने कहा कि तो बड़ी हैरानी की बात है, हालांकि उन्होंने भी जो ईरान के पावर प्लांट हैं उन पर हमले न करने की बात की, उसकी घोषणा की, लेकिन ट्रंप के बयानों से इस समय हैरान नजर आ रहे हैं बेन्यामिन नेतान्याहू भी। यानी सीधे तौर पर देखा जाए नेतान्याहू जब हमला कर दे रहे हैं तो ट्रंप कहते हैं हमको नहीं पता चला,
ट्रंप कोई घोषणा कर दे रहे हैं तो नेतान्याहू कह रहे हैं कि ये तो बड़े हैरानी की बात है, यानी दोनों में तालमेल पूरी तरीके से अब खत्म दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों में तालमेल पूरी तरीके से खत्म दिखाई पड़ रहा है समीर जी। और इधर नेतन्याहू को चिंता ये सताने लगी है कि ट्रंप बीच में धोखा देकर निकल ना जाए इस युद्ध से, और ऐसा होगा तो बड़ी जबरदस्त नुकसान जो है वो इजराइल को होगा, बहुत बुरी तरह पिटाई होगी, उनका खतरा आता है। इधर ईरानी सशस्त्र बलों ने, ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, वो ईरान की वहां पर कौम की तस्वीरें, भीषण बारिश हो रही है वहां पर, लेकिन लोग जमा है, भीषण बारिश हो रही है। और वहाँ के एक बड़े स्टार हैं जो ईरानी सिंगर हैं, वो वहाँ जो है वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और वहाँ तमाम ईरानी लीडर्स जो हैं वो मंच पर उपस्थित हैं उनके साथ, तो खूब भीड़ जो है वहाँ जमी हुई है। इधर समीर जी, जो ईरानी सशस्त्र बल हैं उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की अब 78वीं लहर शुरू की है, और इसके तहत उन्होंने सटीक इमाद और गद्र मिसाइलों और स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एलात, डिमोना, उत्तरी तेल अवीव और इस क्षेत्र में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब इससे क्या नुकसान हुआ है इसकी सूचनाएं थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। इधर जो खातम अलविया है उसने एक, उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, और उसमें सीधे सीधे जो है उन्होंने जो है चेतावनी दी है अमेरिका को, ट्रंप को, और उनका कहना है कि ईरान वह देश है जिसने इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके प्रॉक्सी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया है, और उनकी धमकियों का बिना हिचकिचाहट के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 तथा निर्णायक कार्रवाइयों के साथ जवाब दिया है। ईरानी राष्ट्र अपने बलिदान और एकता के बल पर इतिहास रच रहा है। हम लोग इसको समीर जी सुन भी सकते हैं अगर चाहें तो। जी बिल्कुल, इसको सुनते हैं क्या उन्होंने कहा है, और उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या कुछ ताज़ा जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से भी और इसराइल की तरफ से भी, उनके बारे में क्या जानकारी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासतमदारान खबीस व कودک‌کش آمریکایی صهیونی در فاصله دور از منطقه لفاظی می‌کنند و نظامیان و سربازان خود و مردم مسلمان منطقه را سپر بلای سیاست‌های غلط خود کردند و به طور مستمر ایران قدرتمند را تهدید می‌کنند. شما در قبال مردم آمریکا باید پاسخگو باشید، زیرا با سیاست‌های غلط شما سربازان آمریکایی روزانه در جنگی که راه انداخته اید قتل عام میشوند و در خون خود میغلطند و شما از اطلاع رسانی آمار واقعی کشته ها و مجروحان به ملت آمریکا و خانواده آنها پرهیز و اخبار جنگ را به شدت سانسور میکنید. اگر ارتش جنایتکارتان آمار तो ये कह रहे हैं कि ईरानी सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस की 78वीं लहर शुरू की, जिसके तहत उन्होंने सटीक, इमाद और गद्र मिसाइलों और स्ट्राइक ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए एलात, डिमोना, उत्तरी तेल अवीव और इस इलाके में स्थित कई अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और ये डिमोना वही शहर है जहां पिछले दिनों भी हमले हुए थे, और यहीं पर जो न्यूक्लियर प्लांट है इसराइल का वो भी मौजूद है डिमोना में। और जो अलाद है, अलाद में इनकी जो बस्ती है वो है जहां पर इनके तमाम सैनिकों और परमाणु इलाकों में इन्होंने सैनिकों को ठहरा रखा है। हाँ, सैनिकों को ठहरा रखा है। तो ये साफ चेतावनी भी दी थी कि आप अगर यहाँ छुपेंगे तो हम यहाँ भी हमले करेंगे। तो यानी एक तरीके से वो जस्टिफाई ईरान कर रहा है कि यहाँ हमले हम कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं चूंकि यहाँ आपने अपने सैनिकों को छुपा रखा है। और इसके साथ ही जो उन्होंने कहा है कि वो ये भी कहा है कि ईरान वह देश है, बताइए, कह रहे हैं कि ईरान वो देश है जहाँ जिसने इस इलाके में अमेरिका और उसके प्रॉक्सी आतंकवादियों का डटकर मुकाबला किया और उनकी धमकियों का बिना किसी हिचकिचाहट के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 और निर्णायक कार्रवाइयों के साथ जवाब दिया है। ईरानी राष्ट्र अपने बलिदान और एकता के बल पर इतिहास रच रहा है, ये कहना है इनका। और ये लगातार जो हमले हैं, इन हमलों के बाद चूंकि ईरान पर जिस तरीके से हमले हुए उनका वो जवाब दे रहा है अपने ऊपर हुए हमलों का, उसका ये तर्क है। बिल्कुल समीर जी, उसका ये तर्क है। और ये साफ तौर पर मतलब उसने बता दिया है कि हम ये जारी रखेंगे। और ट्रंप ने जो एक तरीके से बचने की कोशिश की, साहब हमने 5 दिन से वार्ता चल रही है, भाई अगर बहुत सकारात्मक बात चल रही तो भाई ईरान कह रहा है हम तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो साफ कह रहा है कि बात तभी होगी कि जब आप बिल्कुल हमारी शर्तें मानेंगे। हालांकि वो जो है वो शर्तें मानने को तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रंप जो है चूंकि कह रहे हैं कि हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन अब दबाव फिर नेतान्याहू का आ रहा है, दबाव फिर आए नेतान्याहू का। इस बीच ईरान की
जो IRGC है उसके एक पूर्व कमांडर हैं मोहसिन रेजाई, और उन्होंने समीर जी एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ईरानी नागरिकों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाता है तो हम उसी स्तर पर जवाब नहीं देंगे, ईरान इससे कहीं ऊंचे स्तर पर जवाब देगा। ये एक तो साफ कर दिया। दूसरा उन्होंने साफ कर दिया कि युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक सारे नुकसान की भरपाई नहीं हो जाती, सभी आर्थिक पाबंदियां नहीं हटा ली जाती और यह गारंटी नहीं मिल जाती कि अमेरिका ईरान के मामलों में दखल नहीं देगा। ये हमारे देश, हमारे नेता और हमारी सेना का फैसला है। ये बहुत बड़ी बात है, यही दोहराया, ये बार बार ये कह रहे हैं। और एक बात और है अमलेंदु जी, जिस तरीके से बैकफुट पर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ईरान ने कह दिया था कि आप करिए हमारे पावर प्लांट्स पर हमले, लेकिन हम इसराइल के पावर प्लांट्स पर और जहां जहां अमेरिका के पावर प्लांट्स हैं वहां हमले करेंगे, और ये हमले तब तक जारी रहेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक बंद रहेगा जब तक कि हमारे पावर प्लांट्स नए सिरे से बनकर तैयार नहीं हो जाते हैं। उसके बाद फिर हिल गए और ट्रंप ने कहा कि नहीं ठीक है, हम 5 दिन इसको और डिले कर रहे हैं, और बहाना बना रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत के आधार पर हमने ये सारी बातें कही हैं। लेकिन ईरान का कहना है कोई बातचीत नहीं हुई है। बिल्कुल, ईरान का साफ तौर पर कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई और हम कोई बातचीत करेंगे भी नहीं। इस तरीके से हमारी शर्तों पर ही बातचीत जो है वो होगी। इस बीच समीर जी, दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूत हैं मंसूर शकीब मेहर, उन्होंने जो रूस की एक समाचार एजेंसी है RT, उसके साथ बातचीत में कहा है कि हम ना तो ट्रंप की धमकियों से डरते हैं और ना ही उनके संदेश से खुश हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका द्वारा ईरान के जो ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी टालने और कथित बातचीत के बारे में ट्रंप का बयान है, ये धोखा है और संघर्ष विराम, बातचीत, धमकी और आतंक आक्रामकता का एक सिलसिला अब खत्म होना चाहिए। ये उनका साफ तौर पर कहना है। ये जो दक्षिण अफ्रीका में ईरान के दूत हैं मंसूर शकीब मेहर, उन्होंने ये RT के साथ बातचीत करते हुए समीर जी कहा है। तो ये बार बार ईरान ये बात दोहरा रहा है कि उसकी बातचीत अगर होगी कोई भी तो ईरान की शर्तों पर होगी। इसलिए होगी क्योंकि हमला ईरान ने नहीं बल्कि इसराइल और अमेरिका ने किया है। ईरान अपने ऊपर हुए हमलों का जवाब दे रहा है और इधर लगातार हमले भी जारी हैं, पर अमेरिका और इसराइल अब दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे ईरान की जो लगातार अब 78वीं लहर चल रही है हमलों की, इन हमलों से कैसे पार पाया जाए। तो बहुत एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गए हैं इसराइल और अमेरिका। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको सोच रहे थे कि 2-3 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, वो तो अब महीने भर उसके होने वाले हैं और कहीं से भी ईरान पीछे हटता दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि पीछे हटते अमेरिका और इसराइल ही दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, अमेरिका और इजराइल ही पीछे हटते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और आज समीर जी 25वां दिन जो है वो इस युद्ध का हो गया है और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि 25वें दिन भी युद्ध रुकने के कोई जो है वो आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं किसी भी तरीके से। और एक तरीके से देखा जाए तो युद्ध बल्कि बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ता है। इधर जो हिजबुल्लाह है उसका कहना है कि उसने इजरायली ठिकानों पर 5 हमले किए हैं और उसने बताया है कि मंगलवार तड़के जो है ये हमले किए गए हैं। और बयानों की एक श्रृंखला जो है उसमें उसने कहा कि भोर के समय इजरायली सैनिकों के जमावड़े, एक बैरक, एक रजा साइट और तोप खाने के ठिकानों को निशाना उसने इन हमलों से बनाया है। और उसने कहा है कि रॉकेट से निशाना बनाए गए लोगों में दक्षिणी लेबनान के कफर किला शहर में फातिमा गेट पर मौजूद इजरायली सैनिक भी शामिल थे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में माअलोट तारशिहा के पास एक राजाज साइट और सासा तथा एन हाको वशमी की बस्तियों में तोप खाने के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन और रॉकेट का भी इस्तेमाल किया है। तो ये तो अब हमला किया है जो हिजबुल्लाह ने, वो समीर जी खबर इस पर आई है। और इधर जो इजरायली आर्मी है उसने लेबनान में जो बुर्ज शेमाली है वहाँ के नागरिकों को कहा है कि आप वहाँ खाली कर दीजिए। और इधर तेल अवीव पर जो है बहुत तगड़ा हमला जो किया है ईरान ने, और जो हमने बताया कि 78वीं लहर जो भेजी गई है उसके कुछ विजुअल्स आना शुरू हो गए हैं और भयंकर तबाही जो है वो तेल अवीव में दिखाई पड़ रही है समीर जी। बहुमंजिला इमारतें कई जो है वो ध्वस्त होती हुई दिखाई पड़ रही हैं उन विजुअल्स में। तो चूँकि वो काफ़ी भयावह दृश्य
उनको हम लोग दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो तबाही के दृश्य हैं वो आ रहे हैं वहाँ पर इसराइल के शहर तेल अवीव से भी, और यहाँ लेबनान पर हमला किया है इसराइल ने। लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। वहाँ जहाँ इसराइली सैनिक मौजूद हैं वहाँ पर उसने भी भीषण हमले किए हैं। तो ये हमलों का दौर लगातार चल रहा है, और हमलों के इस दौर में कूटनीतिक प्रयास भी हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन इन कूटनीतिक प्रयासों को कोई सफलता मिलती नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की किसी बात पर किसी को भरोसा नहीं है, ना तो उनके अपने देश के लोगों को और ना ही दुनिया भर में उनके जो तमाम सहयोगी देश रहे हैं और जो उनके विरोधी देश हैं उनको तो क्या ही भरोसा होगा। ये बहुत एक अजीब सी स्थिति में ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं अमलेंदु जी। एक देश के एक इतने बड़े राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के बावजूद उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है, और वो बयान भी कुछ इसी तरीके के दे रहे हैं, आज कुछ कह रहे हैं और कल कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज कुछ कह रहे हैं कुछ और कह रहे हैं। और समीर जी, जो हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, कल भी न्यूज़ पॉइंट में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो है वो ईरान के लोगों के बीच में संदेह पैदा करने की ट्रंप की एक कोशिश है। इसको लेकर अब यही बातें वहीं से आने लग गई हैं ईरान के अंदर से। फार्स न्यूज़ जो है वहाँ की ईरान की, उसने ईरान के एक वरिष्ठ सांसद के हवाले से चेतावनी दी है कि ये अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने से पहले समझदारी से सोचें। उन्होंने कहा कि अतीत के मामलों का हवाला दिया जब बातचीत के साथ साथ सैन्य कार्रवाई भी हुई। संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य हैं और सेना में मेजर जनरल इस्माइल कोवसारी, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने बातचीत के बारे में झूठ बोला है, और आगे कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू उनके जैसे लोग जन्मजात झूठे हैं, और उन्होंने कहा कि उनका रवैया फूट डालने वाला और अधिकारियों पर भरोसे को कमज़ोर करना है। तो यानी ये बातें ईरान के अंदर चल रही हैं कि ट्रंप जो चालाकी चल रहा है उसका मकसद क्या है, ये वहाँ समझ में आ गया है। और इसीलिए सब एक सुर में कह रहे हैं कि नो डील, कोई वार्ता नहीं, नो सीज फायर, कोई वार्ता नहीं। ये सब जो है वो वहाँ एक स्वर में ईरान में कहते हुए सुने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सीज फायर वहाँ नहीं होगा, ये बार बार ईरान की तरफ से दोहराया जा रहा है, और सीज फायर के बजाय लड़ाई खत्म होने की बात ज़रूर की जा रही है। और लड़ाई कब खत्म होगी? जब ईरान की शर्तें मान ली जाएंगी, और ईरान की शर्तें वो हैं जो अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए बहुत मुश्किल है, चूँकि कहा जा रहा है कि वो फिर दोबारा हमला नहीं करेंगे, इस बात की वो लिखित गारंटी देंगे, और जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। अब नुकसान की भरपाई कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, इसराइल के लिए तो क्या ही है, लेकिन अमेरिका के लिए भी ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो खुद ही इतने घाटे में चल रहा है। आगे की लड़ाई जारी रखे, इसके लिए अब उसके पास बजट नहीं है अमलेंदु जी। वहाँ पेंटागन कह रहा है कि जब $200 बिलियन आप इंतज़ाम करिए तब लड़ाई आगे बढ़ पाएगी, नहीं तो खत्म है मामला। बिल्कुल खत्म है। और इधर समझिए जिस तरीके से धमकी दी थी ट्रंप साहब ने कि साहब हम आपके बिजली के उस पर हमला करेंगे और उसको ध्वस्त कर देंगे, अब ईरान के ऊर्जा मंत्री हैं, उनका एक बयान आया है और उनका कहना है कि हम पूरे देश में बिजली का उत्पादन डिसेंट्रलाइज तरीके से करते हैं, यानी विकेंद्रीकृत तरीके से करते हैं। आप एक जगह खत्म भी कर दोगे तो ऐसा नहीं कि ब्लैकआउट हो जाएगा पूरे ईरान में। लेकिन वो जो आगे कह रहे हैं वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी के देशों और जायोनी शासन में बिजली का उत्पादन केंद्रीकृत है, इसलिए वह अधिक असुरक्षित है। यानी हम अगर हमला करेंगे तो हम एक हमला करेंगे और आपके पूरे देश की बत्ती गुल कर देंगे। आप हमारे यहाँ एक जगह हमला करके हमारे पूरे देश की बत्ती गुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक जगह सेंट्रलाइज है ही नहीं। हम अलग अलग जगह बनाते हैं बिजली और अलग अलग जगह उसको सर्कुलेट करते हैं, अलग जगह सर्कुलेट करते हैं। तो इसलिए ये आपको नुकसान होगा, और शायद यही बात ट्रंप समझ गया कि अगर हमने किसी एक पर भी हमला कर दिया तो ये तो एक से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये पलटकर जब हमला करेंगे तो पूरे खाड़ी के देशों में बत्ती गुल हो जाएगी, इजराइल में बत्ती गुल हो जाएगी, और मरने के संकट, जो मतलब बिना गैस पानी के मरने का संकट पैदा हो जाएगा इजरायलियों के सामने और खाड़ी देशों के नागरिकों के सामने। और कल ही हम लोगों ने समीर जी इसी कार्यक्रम में चर्चा की थी कि वहाँ की जो सबसे बड़ी विद्युत वितरण कंपनी है उसके जो CEO हैं वो कह रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो 72 घंटे इजराइल में बिजली अगर कट गई तो जीना दूभर हो जाएगा, ये कह चुके हैं। तो यही सोचते हुए क्या ट्रंप ने समय लिया है,
अब ये बात भी हो और रही ये है। भी कहा था ईरान ने कि जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनको भी, उन पर भी हमला होगा, यानी जहां समुद्री पानी से पीने योग्य पानी बनाया जाता है। तो अब ट्रंप इस हमले को लेकर यूं ही बैकफुट पर नहीं आए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के लोगों से बातचीत की है। दरअसल इसके लिए उन पर जबरदस्त दबाव पड़ा होगा इसराइल की ओर से भी और खाड़ी के देशों की ओर से, खास तौर पर क्योंकि उनकी तो पूरी व्यवस्था ही खत्म हो जाती। अगर बिजली चली गई तो बिजली के बल पर ही बहुत सारी चीज़ें टिकी हुई हैं। तो आए बैकफुट पर, लेकिन इसके लिए वो कह रहे हैं कि हमने ईरान के नेताओं से बात की है और ईरान ने आधिकारिक रूप से कहा है कि हमारी ओर से कोई बातचीत नहीं की जा रही। ईरान कर भी नहीं सकता है, जिस तरह से ये वहाँ के सांसदों के बयान आ रहे हैं अमलेंदु जी, तो वो कर भी नहीं सकते हैं। और करेंगे क्यों? वो तो बार बार इस चीज़ को मना कर रहे हैं, किसी तरीके से सीज फायर करने की बात से ही इनकार कर रहे हैं। साफ तौर पर कहना है ईरान का आधिकारिक रूप से कि ये लड़ाई या तो खत्म होगी या फिर चलती रहेगी, सीज फायर वाली स्थिति इस बार नहीं आएगी। बिल्कुल नो सीज फायर, ये तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और साफ तौर पर कहते आ रहे हैं कि नो सीज फायर, किसी भी तरीके की कोई सीज फायर नहीं होगी। और उनके विदेश मंत्री जो हैं वो भी, अब्बास अराक्ची, वो भी एकदम साफ तरीके से कह चुके हैं। कल ही उन्होंने रूस के विदेश मंत्री के साथ लंबी बातचीत की है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है, साउथ कोरिया के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की है। और वो भी हम बताएंगे क्या क्या बातचीत हुई, क्या क्या बातचीत नहीं हुई है, ये सारी बातें भी बताएंगे। लेकिन समीर जी, इस बीच एक इतिहासकार हैं अल्फ्रेड मैककॉय, जाने माने इतिहासकार हैं, और उन्होंने एक जो कहा है वो बहुत बड़ी बात कही है। यानी वो जो कह रहे हैं उसका आप अर्थ समझिए। वो कह रहे हैं कि ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया जाना 1956 के स्वेज संकट की याद दिलाता है, जब मिस्र पर इजराइल, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने हमला किया था और मिस्र ने नहर को अवरुद्ध करने का जवाब दिया था, मतलब उसने उसको स्वेज नहर को बंद कर दिया था। और उनका कहना है, अल्फ्रेड मैककॉय का, कि इस संकट ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की शुरुआत कर दी थी, यानी पूरी दुनिया से उसका तंबू उखड़ना शुरू हो गया था। और वो आगे जो कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है, कभी सूरज नहीं डूबता था, कभी सूरज नहीं डूबता। उसके आगे वो कह रहे हैं कि ट्रंप का ये नासमझी भरा युद्ध भी इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व के अंत का कारण बन सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है अमलेंद्र जी, और ये इसीलिए यूं ही नहीं इसकी वियतनाम युद्ध से तुलना हो रही है और इतिहास के तमाम दूसरे पन्ने पलटे जा रहे हैं। और ये दिखाई भी पड़ रहा है कि 25 दिन की लड़ाई में अमेरिका और इसराइल ने क्या खोया है और ईरान ने क्या खोया है। जो तस्वीरें हम लोग एक बार फिर उनको देखेंगे, जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, ये ईरान के लोग अपनी सरकार, अपनी सेना के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और अमेरिका और इसराइल में किस तरह सरकार का विरोध हो रहा है वो चीजें भी दिखाई पड़ रही हैं कि लगातार उनके जो तमाम सीनेटर्स हैं वो बयान जारी कर ट्रंप को इस लड़ाई के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल समझिए, तमाम लोग जो है सीनेटर्स वो ट्रंप को दोषी ठहरा रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं। और ये भी देखा जा रहा है समीर जी कि वहाँ आवाज़ काफ़ी ज़्यादा उठ रही है और ट्रंप जो है वो बचने का रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। अब जो बातचीत करने की बातें कर रहे हैं, तो बातचीत करने की बातें भी इसीलिए कि अब किस रास्ते कैसे निकला जाए। तो यानी अब उन्होंने ये भी हो सकता है कि अब निकलना ही चाहते हो ट्रंप वहाँ से, चूँकि काफ़ी ज़्यादा उनका विरोध बढ़ रहा है और जिस तरीके की सब चेतावनियाँ दे रहे हैं, तो ये ट्रंप इस्तीफा देना नहीं चाहेंगे। परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं ट्रंप को ही इस्तीफा देना पड़ जाए। कहा तो रिजीम चेंज की बात चल रही थी कि ईरान में करेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगा इजराइल में और अमेरिका में, तो ये परिस्थितियां भी बन सकती हैं, ऐसा समझ में आ रहा है। और अब आयतुल्लाह से भी बात करने की बात कर रहे हैं ट्रंप, उन्हीं से जिनको बदलने की बात कर रहा है। अच्छा, एक जो ईरान की एक और एम्बेसी है अमलेंदु जी, जिम्बाब्वे की, उन्होंने भी ट्रंप के एक बयान पर आज खूब मजा लिया है, तंज कसा है। हाँ, उन्होंने भी उनके बयान पर खूब मजा किया है और उन्होंने कहा कि मतलब ये ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि पीट हेगसेथ जो है वहाँ के रक्षा मंत्री जो हैं, कि मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने ही आवाज़ उठाई थी, आपने कहा था चलो इसे करते हैं, ईरान पे हमला। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हार गए, आप बुरी तरह हार गए, आप रेट्रोग्रेड पीछे की ओर जा रहे हैं। पीट ईरानियों, अब जो उसने लिखा है वहाँ की एम्बेसी ने, उसका कहना है कि पीट हेगसेथ ईरानियों के नैतिक मूल्यों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अब जरा देखिए अपमानित आखिर कौन हुआ। ये बड़ी बात वो कह रहे थे। ट्रंप ने कहा ना कि वो पीट के कहने पर या पीट हेगसेथ के कहने पर उन्होंने हमला किया है, इसके लिए वो अपने सलाहकारों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। हाँ, अपने सलाहकारों को ही दोषी ठहरा रहे हैं। और ये लोग हम लोग इसको देख भी सकते हैं समीर जी, जो उसने ट्वीट किया है वो बहुत। ईरान की में जो जिम्बाब्वे में ईरान की एम्बेसी है, उनका जो ट्वीट है आधिकारिक ट्विटर हैंडल, और कई देशों में जो इनके एम्बेसी हैं, दूतावास हैं,
वहां के ट्विटर हैंडल से इस तरह के बहुत सारे ट्वीट्स आ रहे हैं। यानी ईरान में किस तरीके से इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, और मजाक उड़ाया भी क्यों न जाए, किस तरीके से बैकफुट पर आते हुए ये दोनों शक्ति संपन्न देश दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान को कुछ समझ नहीं रहे थे, लेकिन ईरान उनको घुटनों पर लाग चुका है। देखते हैं उनका ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने। And then unfortunately I called Pete, I called General Kane, I called a lot of our great people. We have great people, and I said, let's talk. We got a problem in the Middle East. We have a country known as Iran that for 47 years has been just a purveyor of terror, and they're very close to having a nuclear weapon. We can keep going and get that 50,000 up to 55 and 60 is no end. Or we can take a stop and make a little journey into the Middle East and eliminate a big problem. And Pete, I think you were the first one to speak up, and you said, let's do it, because you can't let them have a nuclear weapon. So we are now having really good discussions. They started last. तो ये ट्रंप के इसी बयान को उन्होंने तय किया है, और उस पर ईरान की एम्बेसी जो जिम्बाब्वे में है वो लिख रही है, वो कह रहे हैं कि ये उनके बीच का वार्तालाप जो है उसको कि पीट, मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने ही आवाज़ उठाई थी, आपने कहा था चलो इसे करते हैं, और फिर पीट हेक्सेथ कहते हैं कि मैं आपसे कह रहा हूँ आप हार गए, आप बुरी तरह हार गए, अब आप रिट्रोग्रेड यानी पीछे की ओर जा रहे हैं। पीट ईरानियों के नैतिक मूल्यों को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन अब ज़रा देखिए अपमानित आखिर कौन हुआ। तब यानी अब ट्रंप ने अपमानित इसको किया है पीट हेक्सेथ को, और सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर यही बोल रहे थे पीट हेक्सेथ रोज आकर कि हमारी सेना इतनी ताकतवर है, अब हम ये कर देंगे, ऐसा हमला कभी नहीं देखा गया होगा। मतलब ट्रंप जितना उछलते थे, ट्रंप से 20 गुना ज़्यादा ये पीट हेक्सेथ उछलते थे। और ये समझिए जो है ये जो वहाँ का फॉक्स न्यूज़ है उसमें उसके पत्रकार भी रहे हैं पीट हेक्सेथ। तो ये मतलब ज़्यादा ही कुछ उछल रहे थे। मतलब जिस तरीके से यहाँ का गोदी मीडिया जो है वो उछलता है, तो वो उछलना जो इन्होंने पीट हेक्सेथ ने, चूँकि वो वहाँ का गोदी मीडिया है तो उसी वहाँ की गोदी मीडिया से आए हैं, तो ये उछलना इन्होंने जो है वो बंद नहीं किया। ज़्यादा उछलने लगे तो ज़्यादा उछलने का नतीजा क्या होता है ये सामने आ रहा है। सामने आ रहा है बिल्कुल कि पूरे अमेरिका को आपने अपमानित कर दिया है, और अपमानित हो ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप चूंकि देश के राष्ट्रपति हैं, जाहिर सी बात है वो जो भी फैसला ले रहे हैं वो पूरे अमेरिका का फैसला है, भले ही वहाँ विरोध हो रहा हो। और जब वो यू टर्न ले रहे हैं तो वो भी अमेरिका का फैसला है। और अब बहुत सारी चीज़ें हैं किस तरह से ईरान ने उनके पूरे जो डिफेंस सिस्टम है उसको नष्ट किया है, रडार सिस्टम को नष्ट किया है, और ये पता लग रहा है कि अमेरिका की जो सैन्य ताकत थी वो कितनी खोखली थी। जितना दावा किया जा रहा था इसका मतलब वो चीज़ें नहीं है। ठीक है, उसके पास परमाणु बम है, परमाणु बम भी बहुत सारे देशों के पास है, लेकिन ये भी पता है कि परमाणु बम का इस्तेमाल जल्दी नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में ही कोई कर सकता है, वैसे भी अब नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए बहुत सारे प्रतिबंध है। इसीलिए दूसरे देशों को परमाणु बम बनाने की छूट अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नहीं मिली हुई है कि ये परमाणु बम रखना अपने आप में बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। लेकिन बाकी जो सैन्य शक्ति है उसके आधार पर ईरान ने किस तरीके से पस्त कर रखा है दोनों देशों को, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, काफी पस्त कर रखा है दोनों देशों को ही नहीं बल्कि खाड़ी के जो देश है उनको भी, चूंकि वो तो अमेरिका के सहयोगी है, अमेरिका के सहयोगी, अमेरिका के गुलाम है एक तरीके से कहा जाए, जो उनके सारे अड्डे वहीं पे। लेकिन नेतन्याहू जो है उसने जो कहा है वो समीर जी काफी महत्वपूर्ण बात वो भी है, चूंकि अब जो आप जिसकी जिक्र कर रहे थे कि डिफरेंसेस नेतन्याहू ट्रंप के बीच जो है उन लगे। अब नेतन्याहू का कहना है कि उसने ट्रंप से बातचीत की है और उसका कहना है कि वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे। और नेतन्याहू का कहना यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि आईडीएफ और अमेरिका सेना की महान उपलब्धियों का लाभ उठाकर किसी समझौते के जरिए युद्ध के लक्ष्यों को हासिल करने का एक अवसर है, एक ऐसा समझौता जो हमारे अहम हितों की रक्षा करेगा। इसके साथ ही हम ईरान और लेबनान दोनों जगह पर हमले जारी रखे हुए हैं। हम एक सुनियोजित तरीके से मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु कार्यक्रम को खत्म कर रहे हैं और हिजबुल्लाह पर लगातार कड़ा प्रहार कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने 2 और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया और हमारा हाथ अब भी आगे बढ़ा हुआ है। हम किसी भी समझौते में अपने अहम हितों की रक्षा करेंगे। तो यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी समझौता होगा हम अपने हितों की रक्षा करेंगे, अमेरिका के हितों की रक्षा हम नहीं करेंगे। हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे। यानी अगर ट्रंप निकल भी जाता है तो युद्ध ये जारी, मतलब ये करते रहेंगे और इस युद्ध में इनकी पिटाई
एक तरीके से ईरान करता रहेगा, ये भी स्वीकार कर रहे जी हैं। बिल्कुल, और ये भी साफ कर दिया है इसराइल ने कि अगर अमेरिका पीछे हटता भी है तो भी ईरान पर इसराइल अपने हमले नहीं रोकेगा। यानी अब वो ये मामला बिल्कुल दोनों ही देशों के नेताओं के हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जहां एक मिलकर दोनों लड़ रहे थे, अब आपस में ही कैसे फ्रैक्शंस आ गए हैं। अब ईरान में रिजीम चेंज कर रहे थे, लेकिन अपने देशों में रिजीम चेंज होने की तो बात तो आ ही रही है। अब एक दूसरे के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं इसराइल और अमेरिका। ये पहले कभी हुआ नहीं था, ये भी पहली बार हुआ है, और पहली बार दोनों की संयुक्त रूप से किसी लड़ाई में भिड़े हैं और कई नतीजे उनको दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे ये पता लग रहा है कि क्या उनकी ताकत कितनी है, उनकी डिप्लोमेसी कैसी है, और जब आपस में मिलकर लड़ भी रहे हैं तो ईरान कितना मजबूत है, ये भी दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समझिए, ईरान काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है इस बार। इस बीच जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, ये जो है मतलब एक तरीके से कहा जाए कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, उसका कहना है कि जो ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानी सेना ने बीती 11 मार्च को हॉर्मुज जलजमू मध्य उसके आसपास कम से कम 2 नागरिक वाणिज्यिक जहाज़ों को जानबूझकर निशाना बनाया, जो युद्ध अपराध की श्रेणी में आएगा। ये हमले और हमलों का खतरा महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक लागत में भारी वृद्धि का कारण भी बन सकते हैं, जिससे लोगों के अधिकारों का नुकसान पहुंचेगा। तो यानी जो अमेरिका के प्रॉक्सी हैं, वो अब इस तरीके से जो मानवाधिकार की बात करते रहते हैं। सुनेगा भी कौन कि मानवाधिकार क्या है। यहाँ 168 मानवाधिकार जो है यही आ रहा है नजर, जो हवाई जहाज टूट गए, जो बच्चों को मार दिया, 100, हाँ वहाँ नहीं आ रहा, वहाँ कोई मानवाधिकार की कोई कुछ नहीं है। तो ये वहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ये देखने में आ रहा है। वही ये समझ में भी आ रहा है कि एक ऐसे मानवाधिकार संगठन है, उनका भी ये समझ में आ रहा है कि ये कितनी इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है कि 168 बच्चे मार दिए जाते हैं एक स्कूल में जब वो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर हॉर्मुज में 2 लोगों की जान चली जाती है। वो मानवाधिकार है, लेकिन वो मानवाधिकार नहीं है। खैर, लेकिन इस पूरे मामले में ईरान बहुत अभी तक सेफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अमेरिका और इसराइल ये दोनों ही इस मामले में भी बुरी तरीके से घिरे दिखाई पड़ रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर हमले कर रहे हैं और लोगों को जानबूझकर मार रहे हैं। बिल्कुल जानबूझकर मार रहे हैं, और एक तरीके से देखा जाए समीर जी कि सारे इनके हमले जो, जैसे हम लोगों ने भी बताया कि वहाँ की ईरान की सरकार के जो आपातकाल के सेवा के प्रमुख हैं और जनरल भी हैं, उनका बयान आया कि किस तरीके से 318 जो है इमारतों पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उन पर हमला किया गया, जिसमें 48 अस्पताल हैं, 12 उनमें अब तक नहीं हो रहे हैं। और जो अली क्या खामेनेई देमिश्क कुछ करके जो है उस पर हमला किया, वो अभी नहीं है। गांधी अस्पताल जो उस पर किया। अच्छा, गांधी अस्पताल पे याद आया, फिर मैं आगे बात करता हूँ, वरना दिमाग से उतर जाइए। मैं समीर जी एक देख रहा था, यहाँ के एक ब्लॉगर हैं तुरवशु, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो ईरान में थे, और वो बाल कटाने एक नाई की दुकान पे गए, और 1.5 घंटा उन्होंने अपने बाल कटाने में लगाया। और वो जब वो बाल कटा के उससे हाथ मिला रहे थे, तभी उनकी नजर गई कि भाई इसके यहाँ फोटो बहुत लगे हुए हैं, और फोटो देखे तो उसमें नेल्सन मंडेला और गांधी लगे हुए थे। नाई की दुकान पर ईरान में नेल्सन मंडेला और गांधी साथ साथ लगे हुए थे। तो वो चौंके और पूछा कि भाई आपने यहाँ गांधी और नेल्सन मंडेला को लगाया हुआ क्यों? तो उसने जवाब दिया कि उनका कि आपकी पढ़ाई कहाँ हुई है? उनका पढ़ाई हमारी यहीं हुई है। और उनका अंग्रेज़ी कहाँ सीखी? उनका अंग्रेज़ी सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसमें बाकायदा मैंने अंग्रेज़ी सीखी, इसलिए मेरी अंग्रेज़ी मतलब ठीक ठाक है, गनीमत है, अच्छी नहीं है, ये कहा। लेकिन उसने बताया कि गांधी इसलिए मैंने यहाँ लगाए हैं क्योंकि गांधी के पास मानवता की रक्षा करने का बिना किसी हथियार के एक बड़ा विजन था, और गांधी हमारे यहाँ जो है बहुत पूजे जाते हैं। ये उसके शब्द थे, एक नाई के, ईरान में एक नाई के शब्द थे। तो नेल्सन मंडेला और गांधी को उसने लगाया था कि नेल्सन मंडेला और गांधी दोनों जो हैं वो आज़ादी हासिल करने का जज्बा भी दिखाते हैं, और नेल्सन मंडेला गांधी के राह पर चलकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, और गांधी के रास्ते पर चलकर ही इस मुल्क में मतलब दुनिया में शांति आ सकती है। तो ये गांधी की ताकत जो है वो मालूम पड़ी समीर जी। ये अच्छा, अब आया थे अपनी बात पर, अब आया थे अपनी बात पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अल मायादीन एक मीडिया आउटलेट है, उसके साथ एक इंटरव्यू में तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मरांडी, प्रोफेसर मोहम्मद मरांडी, और काफ़ी चर्चित हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस समय बातें आ रही हैं।
प्रोफेसर मरांडी ने अल मायादीन के साथ बातचीत में साफ किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस्लामी गणतंत्र ईरान और प्रतिरोध के ध्रुव के साथ अपने टकराव में पूरी तरह से नासमझ साबित हो रहा है। और उन्होंने समझाया कि ईरान और प्रतिरोध के ध्रुव ने अभी तक तनाव बढ़ाना शुरू नहीं किया है और ना ही युद्ध की शुरुआत की है, बल्कि वे इस क्षेत्र को तबाह से होने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरांडी का कहना है कि क्षेत्र के खाड़ी देशों ने प्रतिरोध के ध्रुव को कम आंककर और यूएस को ज़्यादा आंककर एक गलत अंदाजा लगाया है और उन्होंने उन देशों को चेतावनी दी कि उनके पास एकमात्र समाधान यही है कि पीछे हटें और संयुक्त राज्य अमेरिका को यहाँ से जाने पर मजबूर करें। यानी ये बात समीर जी, ईरान के अंदर इस पर एक आम सहमति है और जैसा कि हम लोगों ने और रेजाई जो थे उनकी भी बात बताई कि सेना, लीडर और सरकार और नागरिक सबके बीच एक आम सहमति है कि अमेरिका को यहाँ से जाना ही होगा। इसको लेकर और तब तक कोई युद्ध नहीं रुकेगा। तो ये बात प्रोफेसर मरांडी भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, और आम जनता के प्रोटेस्ट और उनका प्रदर्शन, उनका सरकार के प्रति समर्थन वो हम लोग लगातार दिखाई रहे हैं। यानी कई फ्रंट पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ईरान मजबूत है, चाहे वो अपने देश के नागरिकों के समर्थन का मामला हो, चाहे वो वहाँ पर अपने जो सहयोगी देश हैं उनके समर्थन का मामला हो, इन सारे फ्रंट पर। और बड़ी बात यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का मामला है उस फ्रंट पर भी ईरान कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन तमाम जो मोर्चे हैं उन पर ये दोनों ही देश, इस्राइल और अमेरिका, बिल्कुल उसका उल्लंघन करते दिखाई पड़ रहे हैं और सहयोगियों का साथ भी उनसे छूटता चला जा रहा है। तमाम देश यहाँ पर जो कहा जा रहा था, जब हॉर्मुज़ को खाली कराने के लिए भी बात कही, उस पर भी तमाम यूरोपीय देशों ने कोई बहुत तवज्जो नहीं दी अमलेंदु जी। उन्होंने कहा कि आप लोग मिलकर प्रयास करिए, किसी ने भी कोई उस तरह की कोशिश नहीं की और ये सीधे सीधे कहा कि ये लड़ाई अमेरिका ने जानबूझकर ईरान पर हमला किया है, कोई इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, तमाम देशों ने, खासतौर से अमेरिका के मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। और इधर समझिए एक विश्व में बड़ी खबर आ रही है, ईरान के हमलों से कुवैत के अधिकांश क्षेत्रों में अंधेरा छाया हुआ है। यानी वहाँ किसी इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी पर ईरान का हमला हुआ है और वहाँ ज़बरदस्त तरीके से अंधेरा छाया हुआ है। पावर आउटेज जो है वो मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ कुवैत, यानी कुवैत के अधिकांश क्षेत्रों में बत्ती गुल हो गई है। तेहरान टाइम्स ने तस्वीरें भी जारी की, तेहरान टाइम्स ने उसकी तस्वीरें भी जाहिर की हैं कि किस तरीके से वहाँ बत्ती गुल है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस समय जो इरबिल में यूएस कौंसलेट है, यानी इराक की राजधानी में, वहाँ पर भी हमला हुआ है और उसके कौंसलेट से धुआं उठ रहा है। ये लगातार इस पर हमले वहाँ हो रहे हैं, इसके इराक में जो इनका इरबिल कौंसलेट है इसके ऊपर समीर जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें इस समय बड़ी खबरें आ रही हैं समीर जी, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये वहाँ पर कुवैत में, यानी वहाँ अंधेरा छाया हुआ है, इसका मतलब है कि वहाँ किसी पावर फैसिलिटी पर हमला हुआ है और हमले ईरान की तरफ से हुए हैं। उधर इसराइल ने लेबनान में, बैरूत में कई हमले किए हैं और इन सारे हमलों के बीच वार्ताओं का दौर भी चल रहा है। अब्बास अराक्ची ने भी कई नेताओं से बातचीत की है, क्या खबर है अमलेंदु? कई बातचीत की है अब्बास अराक्ची ने, और अब्बास अराक्ची ने पहले तो दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री जो हैं उनके साथ बातचीत की और अब्बास अराक्ची ने जोर देकर कहा कि इस क्षेत्र में और हॉर्मुज़ जलसंधि में मौजूद सुरक्षा ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अवैध हमलों का सीधा नतीजा है। साथ ही उन्होंने ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की मजबूत रक्षा करने की बात भी दोहराई। अराक्ची ने साफ कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट हमलावरों और उनके समर्थकों के लिए बंद है, जबकि दूसरे देशों के जहाज़ ईरान के साथ तालमेल बिठाकर सुरक्षित रूप से गुजर सकते हैं। और उन्होंने जारी हमलों के खिलाफ ईरान के निर्णायक रुख पर जोर दिया। जब ये कह रहे हैं कि दुश्मन के लिए बंद हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जहाज़ 22 वहाँ क्यों रुके हुए हैं, ये अभी तक समझ में नहीं आया। बहरहाल इधर जो है रूस के विदेश मंत्री के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। तो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ फ़ोन पर बातचीत में विदेश मंत्री जो ईरान के सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने इस क्षेत्र के ताज़ा घटनाक्रम और ईरान के खिलाफ अमेरिका और ज़ायोनी शासन की सैन्य आक्रामकता के सुरक्षा संबंधी परिणामों पर चर्चा की। और इस टेलीफोन वार्ता में विदेश मंत्री ने, यानी अब्बास अराक्ची ने, एक बार फिर ईरान की राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जारी रखने के ईरान के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया और साफ तौर पर कहा कि ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमला करने की धमकी युद्ध अपराध और नरसंहार का एक स्पष्ट उदाहरण है और यदि ऐसी धमकी को अंजाम दिया जाता है तो ईरान की प्रतिक्रिया त्वरित और निर्णायक होगी। और उन्होंने कहा कि जो
ये हॉर्मुज जल जम्मू मध्य है, इसमें नौवाहन की सुरक्षा और संरक्षा पर अमेरिका और जायोनी शासन द्वारा थोपे गए युद्ध परिणामों और इस संबंध में ईरान पर लगाए गए अनुचित आरोप जो हैं उन पर अरागची ने साहब कहा कि हॉर्मुज स्टेट में असुरक्षा ईरान के खिलाफ अमेरिका और जायोनी शासन के अवैध हमलों का सीधा परिणाम है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन दोनों शासनों को उनकी मनमानी और अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहरीन सहित कुछ देशों के उस रवैये पर उन्होंने गहरा खेद व्यक्त किया जिसमें वे ईरान पर दबाव डालने के लिए सुरक्षा परिषद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की अमेरिकी नीति का अनुसरण कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र की स्थिति में 11 मार्च को पारित सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव तथ्यों के बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि इसमें हमलावरों को जवाबदेह ठहराने के बजाय दोष जो था वो ईरान पर ही मढ़ा गया। बिल्कुल, तो ये वहाँ पर अब्बास अरागची तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं और इधर अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत में लगे हुए, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर मना किया है कि हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है और बातचीत का कोई सवाल भी नहीं उठता। एक और खबर आ रही है अमलेंदु जी, CIA के एक पूर्व वहाँ पर चीफ हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने भी ट्रंप की पॉलिसी पर, ट्रंप की जो ये जानकारी है वहाँ पर इंटेलिजेंस की जानकारी, इस पर बड़े सवाल उठाए हैं कि ईरान की ताकत को कैसे कमतर करके आंका गया। उस पर जो अब भाई कुछ और विस्तार से जब खबर आती है तो हम बताएंगे। लेकिन अमेरिका में तमाम विशेषज्ञ हों, चाहे पूर्व अधिकारी हों, चाहे खुद ट्रंप की कैबिनेट के लोग हों, इस लड़ाई के लिए सीधे सीधे ये मान रहे हैं कि बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है ट्रंप ने, चाहे ये उनकी जिद हो और चाहे कोई बहुत बड़ी वजह हो, चाहे कोई बहुत बड़ा दबाव हो, जो दबाव बताया जा रहा है कि इस्राएल के प्रधानमंत्री की ओर से उन पर बनाया गया। बिल्कुल समीर जी, जो इस्राएल के प्रधानमंत्री की ओर से दबाव बनाया गया, और कल तो राहुल गांधी ने बहुत तगड़ा इस पे जो था वो एक तरीके से कहा जाए हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर जो है वो भी किया कि मतलब इस्राएल और अमेरिका का कितना दबाव है। अमेरिका पर तो इस्राएल का दबाव है ही और ये स्वीकार भी किया है। एक तरीके से कहा जाए कि सब नेतन्याहू ने कह दिया और पीट हेगसेथ ने और कुशनेर ने क्या क्या सबके बारे में कह दिया, ट्रंप ने कि साहब इन्होंने था, और पीट हेगसेथ को सरेआम बेइज्जत भी कर दिया कि तुमने ही कहा था कि इस पर हमला करो, हम करते हो, हम कर दिए। तो यानी अब समझिए वहाँ नौकरी जाना जो है वो तय मानी जा रही है पीट हेगसेथ की। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, इसको मतलब जो बातें आ रही हैं उससे समझा जा सकता है। क्योंकि जब यहाँ से ट्रंप जाएंगे रुखसत होकर तो वो एक सेफ रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उससे पहले एक बार करेंगे और हो सकता है एक बार करके और फिर वहाँ से चुपचाप निकल जाएंगे, भाई हमने तो अपना काम कर दिया, ये कहकर भी चले हैं। लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि परिस्थितियाँ वहाँ काफ़ी ज़्यादा अमेरिका में बदलती हुई नजर आ रही हैं और ट्रंप के ऊपर दबाव अब अंदरूनी राजनीति का भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, वहाँ पर जो अंदरूनी राजनीति का दबाव पड़ रहा है, लेकिन ट्रंप की निगाह में उनके विपक्षी जो हैं वो दुश्मन की तरह हैं। अभी कल ही उनका बयान आया था कि ईरान से निपटने के बाद वो अपने विपक्षियों से इसी तरीके से निपटेंगे, यानी जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे वो निपटेंगे। अब ये सारे बयान ट्रंप के ये बता रहे हैं कि ये दबाव तो है ही, लेकिन इस दबाव में वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये दिखाई पड़ रहा है। 2 दिन पहले कहते हैं, 21 मार्च को कहते हैं कि अब ईरान पर बहुत भयानक हमले होंगे, 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। 48 घंटे पूरे नहीं होते हैं उसके पहले ही कहते हैं कि अब हम 5 दिन बाद इस पर कोई विचार करेंगे और हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ईरान कोई बातचीत कर ही नहीं रहा, यानी सीधे सीधे ईरान कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो है, ये झूठ चाहे हो, लेकिन ये झूठ बोलकर उन्होंने तेल की कीमतें थोड़ी सी घट गई थी कल, हालांकि आज फिर बढ़ गई हैं, लेकिन कल ज़रूर तेल की कीमतें भी घटी और शेयर मार्केट भी थोड़ा सा सुधरा। लेकिन बात वही है कि झूठ का पता लगते ही फिर से चढ़ गया। यही बात अब्बास अरागची ने तुरंत कह दी थी कि ये तेल मार्केट को जो है वो इस तेल के दाम गिराने के लिए और शेयर मार्केट को उठाने के लिए ये कर रहे हैं। और समीर जी अब चर्चाएं और भी हैं, चर्चाएं ये भी हैं कि जब शुक्रवार को बाजार बंद होगा उसके बाद ये रुख दूसरा ले सकता है युद्ध। ये भी चर्चाएं हैं। बहरहाल वो क्या लेगा क्या नहीं लेगा ये देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है वो अपनी चाल में थोड़े से कामयाब होते हुए नजर आए ट्रंप थोड़ी देर के लिए। लेकिन जैसे ही इसका जवाब अब्बास अरागची की तरफ से, ईरान की तरफ से आ गया कि भाई अब जो है हम किसी भी तरीके से कोई नहीं करेंगे, आपसे कोई बातचीत नहीं चल रही है और ये आप मार्केट को भरमाने के लिए कर रहे हैं, तभी जो था वो हवा उसकी निकल भी गई। जी बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा है। अब इन बयानों का कि ईरान हमारे साथ बातचीत कर रहा है, इसके पीछे भी ट्रंप की एक रणनीति देखी जा रही है कि ईरान के भीतर
फूट डाल दें, लेकिन ईरान के भीतर इस मामले में ज़बरदस्त यूनिटी और समझदारी दिखाई पड़ रही है। ईरान के नेताओं के प्रति वहाँ के लोगों का, आम लोगों का और वहाँ के सरकार के विरोधियों का भी जो एक विश्वास दिखाई पड़ रहा है, जो तस्वीरें लगातार आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि ट्रंप की ये रणनीति भी ईरान के लिए फेल होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समझिए, ट्रंप की रणनीति ईरान के लिए बुरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। और समीर जी, एक तरह से कहा जाए कि जो ट्रंप की रणनीति है वो भारत को भी अब छलनी करती हुई दिखाई पड़ रही है, ये हम लोग समझ सकते हैं। मतलब भारत को छलनी इस मामले में कि भाई हमारा तो इस युद्ध से कोई लेना देना था नहीं, लेना देना जो भी था वो अमेरिका का था और इजराइल का था, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान हो रहा है। और जी मजे की बात देखिए आप क्या है कि कल ही श्रीलंका में जो ईरान के राजदूत हैं वो कह रहे हैं कि अगर श्रीलंका को गैस की, रसद की, किसी और मामले की आवश्यकता है तो हम उसकी मदद करेंगे। यानी श्रीलंका की मदद करेगा ईरान, और हमारे साथ जो है उसका बर्ताव ये है कि हमारे 22 जहाज अभी भी खड़े हुए हैं हॉर्मुज़ जल जमरूमध्य में, और यहाँ बताया जा रहा है कि उसको बंद करना अस्वीकार्य है। यहाँ संसद के अंदर बताया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी हैं समीर जी, शिवसेना यूबीटी की सांसद हैं, हालांकि अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भाषण दिया संसद में उस पर उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने, उनको भी हम लोग सुनेंगे। और कल राहुल गांधी ने जो गुजरात में प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की उसको भी हम लोग चलते चलते जरूर सुनेंगे। जी बिल्कुल, पहले सुन लेते हैं क्या कह रही हैं शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी। लगातार बहस की मांग कर रहे थे और पहले भी हमने देखा कैसे जो फॉरेन मिनिस्टर अपनी बात कहकर चले गए, पर उन्होंने कोई भी स्पष्टीकरण जो होता है, जो विपक्ष का अधिकार होता है, उसको नहीं होने दिया। सिमिलरली कल प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दी है, उन्होंने यही कहा है कि पूरे देश में इस तरीके का माहौल है, दुनिया भर में ये माहौल है। ये तीसरे हफ्ते में आकर कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पहले ही हफ्ते में देश को बताते कि क्या कारण था कि आप इजरायल गए थे युद्ध छिड़ने से 2 दिन पहले, क्या कारण था कि हमने जब उनके ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हुई हमें 3 दिन लगे कि ऑफिशियली हम उनका कंडोलेंस व्यक्त कर सकें, जबकि शिया कम्युनिटी 4th लार्जेस्ट अगर शिया कम्युनिटी कहीं रहती है तो हमारे देश में रहती है। फिर तीसरी बात, हमने क्लियरली एक पक्ष लेते हुए देखा अभी सरकार को, और अब आकर प्रधानमंत्री और प्रेपरेशन के मामले में पेट्रोलियम मिनिस्टर लगातार कहते रहे कि हमारे पास 75 दिन का स्टॉक है और हम 75 दिन स्टॉक रिजर्व करके रखें इन केस ऑफ एनी इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन। पर जब सही देखा हमने तो किस तरीके की शॉर्टेज है वो भी सामने आ रही है, लोगों को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर आप याद दिला रहे हैं कोविड के समय की, कोविड का समय पूरी दुनिया में उसका इम्पैक्ट हुआ था और सारी ही दुनिया एकदम से एक सरप्राइज शॉक था। यहाँ पे लगातार अमेरिका बताई जा रही थी ईरान को लेकर क्या उनकी सोच है और कहीं ना कहीं अटैक होने वाला है। तो हम चाहते थे डिस्कशन हो, विपक्ष भी अपनी बात रख सके, पर वो नहीं हुआ। पर क्योंकि ये तीसरे हफ्ते तक युद्ध चला गया है और कोई खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो इट वॉज इम्पोर्टेंट कि प्राइम मिनिस्टर आकर क्लैरिफिकेशन देते। वो उन्होंने कल सदन में। तो ये यहाँ पर जो भारत की विदेश नीति से लड़ाई में अमेरिका, इसराइल और ईरान के विरुद्ध जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत की विदेश नीति पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, जिस तरीके से इस पर प्रतिक्रिया दी है, उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत पर, सरकार पर और ख़ासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका का दबाव है। इसीलिए अमेरिका के दबाव की वजह से विदेश नीति से उलट भारत सरकार रिएक्ट कर रही है। हाँ बिल्कुल समझिए, यही कहा जा रहा है कि जो भारत सरकार की विदेश नीति है वो अलग है और मोदी सरकार की विदेश नीति अलग है और मोदी जी की विदेश नीति अलग है। मतलब मोदी जी की विदेश नीति और मोदी सरकार की विदेश नीति में भी अंतर है, क्योंकि मोदी जी तो डील कर लेते हैं ट्रंप के साथ और मोदी जी के मंत्रियों को पता नहीं होता है कि डील में है क्या, तो ये है। लेकिन कल राहुल गांधी ने जो हमला बोला, बहुत तीखा हमला है हालांकि वो, और उन्होंने जो प्रधानमंत्री ने कल आकर वक्तव्य दिया, एक तो प्रधानमंत्री कल जब आए समीर जी सदन में और उन्होंने भाषण दिया, एक तो बहुत बुझे हुए थे प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत से संकेत दिए हैं। अगर कोई समझदार व्यक्ति है उन संकेतों से समझ सकता है कि प्रधानमंत्री क्या कहकर चुपके से निकल गए हैं। आने वाला समय बहुत खतरनाक है, ये तो प्रधानमंत्री ने शब्द इस्तेमाल किए ही कि आप बहुत गंभीर समय है, लेकिन हम कोरोना से जैसे लड़े थे वैसे ही इससे लड़ेंगे। तो कोरोना में तो जो WHO का कहना है 50 लाख लोग मरे,
तो क्या WHO जो कह रहा है क्या उसी की तैयारी की जा रही है? हम ये नहीं कहते, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मंतव्य यही था तो प्रधानमंत्री तो कह गए भाई कोरोना में जैसे हम फेल हुए थे हम वैसे ही इसमें फेल होंगे। अपना अपना देख लो भाई। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, अब कर पाएगी, तब भी सरकार कुछ नहीं कर पाई थी, तो अब भी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, जिसे अपना देखना देख लो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, ये संदेश उनका नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए, मतलब ये होगा उनका कहने का मकसद कि भाई देश एकजुट रहे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। कहा उन्होंने यही है, मजबूती के साथ देश एकजुट रहना चाहिए और जो लोग अफवाहें फैलाएं उनको जेल भेजना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से संदेश ये है। लेकिन उसके दूसरे निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट एकदम किया नहीं प्रधानमंत्री, लेकिन चेहरा काफी उनका तनावपूर्ण दिख रहा था। और आज राज्यसभा में भी बोलेंगे। हाँ, आज राज्यसभा में बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जो कल हमला किया है, देखिए कल तो एक तो उन्होंने जो लोकसभा में बोलने का समय चुना, समीर जी, जब उनको मालूम पड़ गया कि राहुल गांधी लोकसभा में नहीं है, तो उन्होंने बोलने का समय चुना, अचानक चुन लिया कि अच्छा राहुल गांधी नहीं है, गुजरात पहुंच गए। जब मालूम पड़ गया कि पहुंच गए तब कहा कि हम आ रहे हैं। इतनी जल्दी जहाज से आ भी नहीं पाएंगे। और दूसरा, आज राज्यसभा में बोलेंगे, राज्यसभा में राहुल गांधी है ही नहीं, तो राज्यसभा में बोलेंगे, वहाँ खड़गे जी हैं तो खड़गे जी अपना बाद में बोलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोल लेंगे तब उसके बाद, तो इसलिए तो अब सुन लेते हैं राहुल गांधी ने कल कहा क्या गुजरात में और किस तरीके से सरकार की तमाम नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्रंप से कहा कि हम बिना आपसे पूछे तेल और नेचुरल गैस नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे कि रूस से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे ईरान से नहीं खरीदना है, नहीं खरीदेंगे। अगर आप कहोगे इराक से नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से नहीं खरीदना है, हम नहीं खरीदेंगे। आप बोलो, जो आप हुक्म करोगे। तो ये किस तरीके से, और ये इसका नतीजा, इसका नुकसान वो दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी। रूस से हमने अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया और अब फिर हमने शुरू कर दिया, लेकिन तब हमको कितना सस्ता तेल मिल रहा था और अब उसी रूस से वही तेल कितना महंगा मिल रहा है। बिल्कुल बहुत महंगा मिल रहा है, वही बात कह रहे हैं। और उन्होंने और सही कई बातें कही हैं, वो संक्षेप में बता देते हैं। पूरा भाषण तो हम लोगों के अब है DV लाइव पर पड़ा हुआ है, तो आप लोग जिसको सुनना वो सुन सकता है उसको। एक तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 25 मिनट का भाषण दिया, लेकिन अमेरिका के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोला। नरेंद्र मोदी 100% ट्रंप के कंट्रोल में है। ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी चूं तक नहीं कर सकते। ये उनके भाषण के मुख्य बिंदु जो है, राहुल गांधी के भाषण के, वो हैं। ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। दो कारण हैं, पहला एपस्टीन, दूसरा अडानी। तीसरा जो है, जो राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कहा आप जो हुक्म करेंगे हम वही करेंगे, हम आपसे बिना पूछे किसी से तेल और नेचुरल गैस नहीं जो हम लोगों ने सुनवाई दिया। ये राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा। सीधे राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल अमेरिका के दबाव में, अमेरिका के कंट्रोल में है, नियंत्रण में, दबाव में भी नहीं, बिल्कुल नियंत्रण में है कि जैसा अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कर रहे हैं। और दिखाई पड़ रहा है तेल को लेकर जिस तरीके से देखा गया, और विदेश नीति को लेकर भी कि ईरान के साथ आपको कैसे संबंध रखने हैं, आपको इसराइल के साथ कैसे रखने हैं, ये सारी चीजें ट्रंप तय कर रहे हैं। बहरहाल